हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपका बायो अध्यापक बीवी यादव आज आप लोगों को जैविक विविधता या जीवों की विविधता के अंतर्गत जीवों का नामकरण तथा पौधों का वर्गीकरण इस आर्टिकल के अंतर्गत आज आपको पढ़ाया जाएगा। बच्चों, ये पूरे दुनिया में विभिन्न प्रकार के जंतु तथा पौधे पाए जाते हैं और सबके अपने अलग अलग नाम होते हैं। आप लोग भी क्लास में हैं, आपके सबके अपने अलग अलग नाम हैं और सबका नामकरण किया जाता है। आप पैदा हुए 6 महीने के साल भर के होते हैं, फिर आपके दादा दादी आपके नाना नानी द्वारा आपका एक नाम रखा जाता है, उसको हम कहते हैं नामकरण। और उस नाम को लेने पर फिर आप सुन लेते हैं, आपकी पहचान उस नाम से हो जाती है। वो आपके एक घर का पुकारने वाला नाम हो जाता है। लेकिन जब आप बड़े होते हैं, स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वहां पर आपका सर्टिफिकेट वाला नाम लिखा जाता है जो सर्वमान्य होता है। तो उसी तरह से जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं। अब एक ही जंतु का नाम एक ही देश में अलग अलग क्षेत्रों में या दूसरे देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है उस जंतु को। जैसे आप आस पास में गौरैया चिड़िया को जानते हैं। गौरैया का नाम उत्तर भारत में गौरैया ही कहा जाता है, उसे गौरैया ही कहा जाता है। लेकिन आंध्र प्रदेश में इसे पिच्चू कहा जाता है। इंग्लैंड में इसे हाउस स्पैरो कहा जाता है। हॉलैंड में इसे मुश्क कहा जाता है। जापान में इसे सुजून कहा जाता है। अब एक ही गौरैया का नाम अलग अलग क्षेत्रों में या अलग अलग देशों में अलग अलग है, तो बहुत कठिनाई होती है। तो उस समय के जो हमारे वैज्ञानिक थे कैरोलस लीनियस को इतने अधिक नामों के कारण बहुत सारी कठिनाई होती थी। इस कठिनाई को उन्होंने समझा और इस कठिनाई के निवारण के लिए उन्होंने एक नाम की पद्धति लाया या उसकी खोज किया, जिसे कहा जाता है द्वि नाम पद्धति। क्या कहता है? द्वि नाम पद्धति। और लीनियस जी द्वि नाम पद्धति के जनक कहे जाते हैं। इस नामकरण के इस पद्धति के अंतर्गत जीवों का वैज्ञानिक नाम 2 पदों से मिलकर के बना होता है। पहला पद उसके वंश का नाम होता है, दूसरा पद उसके जाति का नाम होता है। लिखने का नियम है कि वंश का जो नाम है वह पहले लिखा जाएगा और जाति का नाम बाद में लिखा जाएगा। दोनों नामों को इटालियन या थोड़ा तिरछे लिखा जाता है। वंश का नाम अंग्रेजी का जो पहला लेटर है वो कैपिटल लिखा जाता है और जाति में अंग्रेजी का पहला लेटर स्मॉल लिखा जाता है। और वंश और जाति दोनों के नाम के नीचे अंडरलाइन कर दिया जाता है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स बच्चों बताता हूं। जैसे मनुष्य का नाम है होमो सेपियंस। होमो उसके वंश का नाम होता है और जाति सेपियंस कहलाती है। कैसे लिखेंगे आप यहां पर देखेंगे, ये आपको दिखाई देगा इस तरह से। यहां पर देखिए लिखा हुआ है होमो सेपियंस। तो जो होमो है, होमो में कैपिटल एच है वंश में और सेपियंस में स्मॉल है। वैसे ही गौरैया का वैज्ञानिक नाम लिखा है पैसर डोमेस्टिकस। पैसर में पी कैपिटल है, डोमेस्टिकस में डी क्या होता है? छोटा होता है। ऐसे ही मेढक का है
राना टिग्रीना। राना में आर जो है क्या है, कैपिटल है, और टिग्रीना में टी क्या है, स्मॉल है। इसी तरह से बच्चों और भी जैसे चीता है, पैंथेरा टाइग्रिस उसका नाम होता है, बिल्ली है फेलिक्स डोमेस्टिकस उसका नाम होता है, कुत्ता है उसका नाम कैनिस फैमिलेरियस होता है। पौधे भी इसी तरह से हैं, जैसे सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका कैम्पेस्टिस, मटर का नाम है पाइसम सेटाइवम, गुड़हल का नाम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, गुलाब का नाम है रोजा इंडिका, आम का नाम है मैंगीफेरा इंडिका। तो ये जो भी मैंने जितने जंतुओं और पौधों का वैज्ञानिक नाम बताया, ये द्वि नाम पद्धति के अंतर्गत ही लिखे जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार ही ये नाम दिया जाता है। इसका महत्व क्या है? जाति तक किसी भी जंतु या पौधे का वर्गीकरण कर देने से उसके संपूर्ण विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जानकारी मालूम हो जाती है। और दूसरी चीज है कि यह द्वि नाम पद्धति अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की पद्धति है। पूरे दुनिया के लोग किसी भी जंतु या पौधे को केवल एक ही नाम से जानेंगे, तो ये आसानी है। अब वर्गीकरण यानी जीवों के जो वर्गीकरण की इकाइयां हैं वो 6 इकाइयां हैं। पहली है जाति, दूसरा वंश, तीसरा कुल, चौथा गण, पांचवा वर्ग, छठवां संघ। जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। एक समान लक्षणों वाले जीवों को एक जाति में रखा जाता है और एक समान लक्षणों वाली जातियों को एक वंश में रखा जाता है। इसी तरह से समान वंश वालों को एक कुल में रखते हैं और एक समान कुल वालों को एक गण में रखते हैं, एक समान गण वालों को एक वर्ग में रखते हैं और फिर सभी वर्गों को एक संघ में रखते हैं। बच्चों, मैंने यहाँ पर एक वर्गीकरण लिखने का तरीका ये रखा है, ये दिखाई दे रहा होगा। ये मनुष्य का वर्गीकरण किया गया है, मनुष्य का है ये, जिसमें दिखाई दे रहा होगा जगत, जंतु, संघ, कार्डेटा, वर्ग, स्तनधारी और गण प्राइमेट्स, कुल होमोनिडी, जाति सैपियंस। तो जो लिखने का तरीका होगा हमारा, किसी भी जंतु का वर्गीकरण जब लिखेंगे तो जगत, संघ, गण, कुल, वंश और जात, इन्हीं इकाइयों के अंतर्गत हम किसी भी जंतु या पौधे का वर्गीकरण लिखते हैं। अब आइए जीवों के वर्गीकरण के संबंध में सबसे पहले जो वैज्ञानिक आते हैं व्हाइटेकर ने पूरी जीव जगत को ये 5 भागों में बांट दिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमैलिया। मोनेरा के अंतर्गत जिन जीवों को रखा वो एक कोशिकीय थे तथा उनकी सेल प्रोकैरियोटिक थी, जैसे जीवाणु हैं, हरी नीली शैवाल है। प्रोटिस्टा के अंतर्गत भी एक कोशिकीय जीवों को ही रखा गया है, लेकिन उनकी कोशिकाएं कैसी है? यूकैरियोटिक होती है। ये मैंने कल यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में इसके पहले वाले लेसन में बताया था। अब इस प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ आता है, शैवाल आती हैं। अब तीसरा है प्लांटी यानी पादप जगत। इसके अंदर सभी जो स्वपोषी पौधे होते हैं, जो हरे पौधे होते हैं, यानी हरे पौधे कौन होते हैं? जिनमें हरित लवक पाया जाता है।
तो ये पौधे क्या करते हैं कि सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन अपने आप बना लेते हैं। इनकी यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण की कहलाती है, इसलिए ये स्वपोषी कहलाते हैं। तो जितने भी स्वपोषी पौधे होते हैं उनको प्लांटी में रखा गया। फिर फंजाई, फंजाई का मतलब है कवक, नॉन क्लोरोफिलस प्लांट, यानी ऐसे पौधे जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वो रंगहीन होते हैं, अपना भोजन वो अपने आप नहीं बना पाते हैं, इसलिए ये मृतोपजीवी या परजीवी के रूप में रहते हैं। जैसे राइजोपस है, म्यूकर है और पेनिसिलियम है। फिर पांचवा आता है जगत एनिमैलिया। एनिमैलिया के अंतर्गत जितने भी बहुकोशिकीय जंतु हैं उनको रखा गया है। तो बहुकोशिकीय जंतुओं को एनिमैलिया में। तो इस तरह से आपने देखा कि व्हाइटेकर ने जो 5 जगत बनाया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमैलिया। इसके बाद आती है वर्गीकरण की पद्धतियां। पहले 3 पद्धतियों को दिया गया। पहली है कृत्रिम पद्धति, दूसरी है प्राकृतिक पद्धति और तीसरी है जात्यावृत्ति पद्धति। जो पहली कृत्रिम पद्धति है, कृत्रिम पद्धति के अंदर 2 हमारे वैज्ञानिक आते हैं जो बड़े फेमस हैं, थियोफ्रास्टस और कैरोलस लीनियस। थियोफ्रास्टस को बच्चों वनस्पत जगत का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक में 500 पौधों को इन्होंने 4 ग्रुपों में बांट दिया, शाक, उपछुप, झाड़ी तथा वृक्ष। इसके बाद आते हैं कैरोलस लीनियस। कैरोलिस लीनियस ने 2 पुस्तकों को प्रकाशित किया, एक स्पेसीज प्लांटेरम और दूसरी जेनेरा प्लांटेरम। जो स्पेसीज प्लांटेरम है वह 1753 में प्रकाशित हुई और जेनेरा प्लांटेरम 1754 में प्रकाशित हुई। इसमें पौधों को एक लिंगी या द्विलिंगी, पुंकेसरों की संख्या तथा अंडकों की संख्या के आधार पर पौधों को 24 भागों में इन्होंने विभक्त कर दिया और इन्हें ही आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। तो बच्चों ये ध्यान रहे कि कैरोलस लीनियस को द्विनाम पद्धति का जनक भी कहते हैं और आधुनिक वर्गीकरण का भी जनक कहते हैं। दूसरी पद्धति वर्गीकरण की आती है प्राकृतिक पद्धति। इसको 1862 में बेंथम एंड हुकर ने अपनी पुस्तक जेनेरा प्लांटेरम में ये प्रकाशित किया या लिखा। इस जेनेरा प्लांटेरम को 3 भागों में प्रकाशित किया और इस 3 भागों में इन्होंने क्या किया कि जितने भी पुष्पीय पादप होते हैं, पुष्पीय पौधे होते हैं, उनको 3 भागों में बांट दिया, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री तथा जिम्नोस्पर्मी। अब आती है तीसरी पद्धति जातिवृत्तीय पद्धति। इसमें वैज्ञानिक हैं एंगलर और प्रांटल। ये 1912 में जातिवृत्तीय समानताओं के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया। फिर हटचिंसन आए। हटचिंसन ने 1959 में क्या किया कि जितने भी आवृत बीजी पौधे होते हैं उनको 411 कुलों में विभाजित कर दिया। अब बच्चों अब आता है आधुनिक वर्गीकरण पौधों का जो सर्वमान्य है, इसी को पढ़ाया जाता है। यही किताबों में इसी का ज्यादा वर्णन है। ये 1941 और 42 में ओस्टवाल्ड टिप्पो वैज्ञानिक हुए और उन्होंने पौधों का ये वर्गीकरण दिया है। इसी को हमको अच्छी तरह से पढ़ना है। तो पादप जगत को 2 जगत में उन्होंने बांटा,
ये देखें, पादप जगत को इन्होंने दो उप जगत में बांटा है। ये दिखाई दे रहा है, पादप जगत को बांटा है दो उप जगत में, थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा। तो जो थैलोफाइटा है, ये थैलोफाइटा है, और बच्चों इधर है एम्ब्रियोफाइटा। दिखाई दिया, थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा। अब थैलोफाइटा किसे कहा जाता है? थैलस माने होता है सुकाय, फाइटान माने होता है पौधा, यानी ऐसा पौधा जिसका शरीर सुकाय होता है। सुकाय का मतलब होता है कि जब पौधे की बॉडी को जड़, तना, पत्तियों में विभेदित नहीं किया जाता है, तब ऐसे शरीर को हम सुकाय या थैलस कहते हैं। तो थैलोफाइटा के अंतर्गत जितने भी पौधे आते हैं उनकी बॉडी कैसी होती है? सुकाय होती है, उसमें जड़, तना, पत्तियां उसमें दिखाई नहीं पड़ती है। और दूसरा है कि इसमें इम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है, भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, और इनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वह एक लिंगी होते हैं। और इस थैलोफाइटा को ये 10 संघों में बांटा गया है बच्चों। ये दिखाई देगा ऐसे 10 संघों में बांटा गया है। पहला साइनोफाइटा, दूसरा है यूग्लिनोफाइटा, फिर है क्लोरोफाइटा, क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा। फिर से देखिए आप, साइनोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, स्पोरोफाइटा और क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा। और इधर जो खंड दिया गया है कवक का, उसमें ये साइजोमाइकोफाइटा, मिक्सोमाइकोफाइटा और यूमाइकोफाइटा। जो साइजोमाइकोफाइटा बच्चों है उसमें जीवाणुओं को रखा गया है, साइजोमाइकोफाइटा में जीवाणुओं को रखा गया है। मिक्सोमाइकोफाइटा और यूमाइकोफाइटा में कवक को रखा गया है। और ये जो आपके 7 संघ हैं ये शैवालों के हैं। अब शैवाल जो होती है ये पानी में पाई जाती है, और इनमें भी जड़, तना, पत्तियां विभेदित नहीं होती हैं, और भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, और इनके जो बीजाणुओं द्वारा इन पौधों का अंकुरण होता है, इससे दूसरे नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। अब शैवालों में क्योंकि हरित लवक पाया जाता है, इसलिए ये अपना भोजन अपने आप बना लेते हैं, और इसलिए स्वपोषी कहलाते हैं। लेकिन शैवालों की कोशिकाओं में जो है ये वर्णक पाए जाते हैं, भिन्न भिन्न तरह के। इसीलिए अलग अलग रंग के वर्णक पाए जाने के कारण जो है उनके रंग भी क्या हो जाते हैं? अलग अलग तरह के हो जाते हैं। जैसे साइनोफाइटा है तो साइनोफाइटा में ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं, क्योंकि उनका जो वर्णक है वह ब्लू ग्रीन कलर का होता है। क्लोरोफाइटा में जो होता है हरे रंग का, जैसे स्पायरोगाइरा है। क्राइसोफाइटा में बाउचेरिया आता है। पायरोफाइटा में जो होता है पीले रंग के जिम्नोडियम इसके अंतर्गत आता है। और फियोफाइटा ये भूरे रंग का होता है, इसमें फ्यूकस आता है। और रोडोफाइटा में जो है रेड कलर के आते हैं, इसमें पॉलीसिफोनिया है, बट्राइकोस्पर्मम है, और इसी के कारण जो है ये लाल सागर में ये रोडोफाइटा के शैवाल पाए जाते हैं, जिससे वह लाल कलर का दिखाई पड़ता है। अब साइजोमाइकोफाइटा में जिसे मैंने कहा जीवाणु आते हैं, तो जीवाणु अति सूक्ष्म होते हैं, उनको हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं। उनकी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक होती हैं, और जीवाणु लाभदायक भी होते हैं और जीवाणु हानिकारक भी होते हैं। मिक्सोमाइकोफाइटा, यूमाइकोफाइटा ये कवक का है,
तो कवक नॉन क्लोरोफिलस प्लांट होते हैं, यानी जिसे कहा था क्लोरोफिल रहित पौधे। ये अपना भोजन अपने आप नहीं बना पाते हैं। अपना भोजन बनाने के ये अपने पोषण के लिए ये मृतोपजीवी और परजीवी रूप में रहते हैं। और इनकी संरचना माइसेलियम से होती है। इनका माइसीलियम जो होता है ऊपर की ओर उठता है, तो उसके ऊपर जो होती है गोल रंग की संरचना, जिसे हम कहते हैं स्पोरेंजिया, और उस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स होते हैं। और फिर जब मैच्योर होता है स्पोरेंजियम तो वो फट जाता है, स्पोर्स बाहर आ जाते हैं और उससे दूसरे पौधे बन जाते हैं या उगाते हैं। अब जो कवक हैं ये मनुष्य के लिए भी जो है हानिकारक होते हैं और पेड़ पौधों के लिए भी हानिकारक होते हैं। उनके अंदर रोग उत्पन्न करते हैं। अब बच्चों आता है जो उपजगत थैलोफाइटा के बाद दूसरा एम्ब्रियोफाइटा का था। एम्ब्रियो माने होता है भ्रूण और फाइटान मीन्स होता है पौधा। ऐसा पौधा जिसमें भ्रूण का निर्माण होता है, यानी एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, उनको एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। एम्ब्रियोफाइटा के दो संघ हैं, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। क्या है? ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। ये बच्चों दिखाई दे रहा होगा, ये एम्ब्रियोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा को ये ब्रायोफाइटा और ये इधर है ट्रैकियोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा में बांटा गया है। तो ब्रायोफाइटा के जो पौधे होते हैं इनमें जड़, तना, पत्तियों जैसी संरचना पाई जाती है, सत्य संरचना नहीं पाई जाती है। ये पानी के किनारे या पानी वाले स्थान के पास पाए जाते हैं, नमी वाले स्थान पर पाए जाते हैं। ये ग्रुप में या झुंड में पाए जाते हैं और इनको उभयचर पौधा भी कहा जाता है। और इसमें ये दो स्टेजेज होती हैं, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की। और इनके स्पोर्स जो होते हैं, बीजाणु, वो अंकुरित होते हैं और अंकुरित होकर के नए पौधे को जन्म देते हैं। इसका एग्जाम्पल है रिक्सिया, मार्केंसिया, पीलिया, पोरेला। ये ब्रायोफाइटा के उदाहरण है। अब दूसरा संघ जो इसका है वह है ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकिया, ट्रैकिया मीन्स होता है नली जैसी संरचना, यानी इसके अंतर्गत जैसे ब्रायोफाइटा में हमने बताया कि वहां पर संवहन उत्तक नहीं पाया जाता है, क्योंकि जब उसमें जड़, तना, पत्ती जैसी सत्य संरचना नहीं होती है तो वहां जाइलम फ्लोएम पाए जाने की कोई बात ही नहीं है। अब ट्रैकियोफाइटा में ट्रैकिया पाया जा, ट्रैकिया का मतलब है कि इसमें संवहन उत्तक पाए जाते हैं, इसमें जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं, जड़, तना, पत्तियां पाई जाती हैं। और इस ट्रैकियोफाइटा के 4 उपसंघ हैं। ये देखो 4 उपसंघ हैं। साइलोप्सिडा, ये दिखाई देगा इस तरह से, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। जो लाइकोप्सिडा है, लाइकोप्सिडा के अंदर लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला पौधा आता है। साइलोप्सिडा के अंतर्गत साइलोटम आता है। स्फेनोप्सिडा के अंतर्गत इक्विसिटम आती है। और टेरोप्सिडा जो है इसको 3 वर्गों में बांटा गया है बच्चों। ये देखो, ये 3 वर्ग हैं, दिखाई दिया। फिलीसिनी, जिम्नोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी। फिलीसिनी का जो एग्जाम्पल है वह फर्न है। जिम्नोस्पर्मी में साइकस और पाइनस है। और एंजियोस्पर्मी में जो है ये आता है 1 बीजपत्री और 2 बीजपत्री, 2 वर्ग इसके हैं। तो पहले आपको बताएं जिम्नोस्पर्मी के बारे में कि जिम्नोस्पर्मी जो पौधे होते हैं
इनका बीज फल भित्ति से ढका हुआ नहीं होता है, नग्न बीजी कहलाते हैं। जिम्नो का अर्थ होता है नग्न, बिना कवर का, और स्पर्म का अर्थ होता है बीज, यानी ऐसे पौधे जिनके बीज फल भित्ति से ढके हुए नहीं होते हैं उनको नग्न बीजी कहते हैं। ये जिम्नोस्पर्मी का प्रमुख लक्षण होता है, और इसमें जड़, तना, पत्तियां पूर्ण विकसित होती हैं। और ये पहाड़ियों पर जहां वर्षा होती है, ठंडी रहती है, वहां पर ये पौधे पाए जाते हैं। इनमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं, पुष्प के स्थान पर इसमें शंकु या कोन होते हैं, मेल कोन एंड फीमेल कोन होते हैं। और इनका एग्जाम्पल मैंने बताया साइकस है और पाइनस है। तीसरा था एंजियोस्पर्म। एंजियो माने ढका हुआ, स्पर्म माने बीज, यानी जिसके बीज फल भित्ति से ढके हुए होते हैं उनको हम एंजियोस्पर्मी कहते हैं। आप देखेंगे आम है, नारियल है, अमरूद है, नींबू है, ये जितने भी फल हैं आप देखेंगे बाहर फल भित्ति है और भीतर उसके बीज रहता है। चाहे वो टमाटर है, चाहे वो बैगन है और चाहे वो संतरा है, तो बीज भीतर है और ऊपर से फल भित्ति की मोटी दीवार रहती है। तो जितने इसमें जो पौधे पाए जाते हैं, एक तो सभी जगहों पर पाए जाते हैं, जड़, तना, पत्तियां पूर्ण विकसित होती है, सभी में पुष्प पाए जाते हैं, फल लगता है, बीज होते हैं और उन बीज से ये पौधे उगते हैं। और इस एंजियोस्पर्मी को दो वर्गों में बांटा गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री पौधा वह होता है जिसके बीज में एक बीजपत्र होता है, जैसे मक्का है, गेहूं है, धान है, केला है, घास है, तो ये सभी एक बीजपत्री हैं। इनकी विशेषताएं क्या हैं? पत्तियों में समांतर शिराविन्यास। देखो बच्चों, यहाँ पर जो है ये केले की पत्ती को मैंने बनाया है, तो इसमें जो शिरा विन्यास है वो समांतर है। उसके ऊपर दिखाई दे रही है ये गेहूं की या धान की पत्ती है, इसमें भी शिराएं जो होती हैं समांतर होती हैं। इसकी जो जड़ होती है ये अपस्थानिक जड़ होती है, जिसमें रेशे जैसे निकले होते हैं। और इस तरफ आप देखेंगे तो बना हुआ है द्विबीजपत्री पौधे की पत्ती। ये पीपल के पत्ती जैसी दिखाई दे रही है, तो इसमें जो शिराएं होती हैं वह एक दूसरे से मिलकर के जाल जैसी संरचना बना लेती हैं। और इनकी जड़ें देखिए, ऊपर की ओर मोटी, नीचे की ओर पतली, और उसमें से शाखाएं निकली हुई होती हैं। ये जड़ें जैसे मूली की जड़ होती है, सरसों की जड़ होती है, आम की जड़ होती है, पीपल की जड़ होती है। तो इस तरह से एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में ये अंतर होता है। तो इस तरह से बच्चों आज का क्लास ये समाप्त हुआ, और पौधों का वर्गीकरण तथा उनका नामकरण ये पूरी तरह से पढ़ा दिया गया। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे द्विनाम पद्धति किसे कहते हैं? नोट कर लिया? दूसरा है, द्विनाम पद्धति के जनक का क्या नाम है? तीसरा, मनुष्य तथा टाइगर यानी चीता का वैज्ञानिक नाम बताओ। और अगला है, एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पौधों में क्या अंतर होता है? तो बच्चों, इन क्वेश्चनों के आंसर आप किताब में से देख करके जो मैंने पढ़ाया है उसके अनुसार आप लिखेंगे, और नहीं आता है तो फिर अगले क्लास में आप मुझे ये पूछेंगे कि इसका उत्तर मुझे नहीं आ रहा था। थैंक यू बच्चों।